जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने को 7 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसे हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा है। पिछले 7 सालों से मांग हो रही है कि जम्मू कश्मीर को उसका पुराना दर्जा वापस दिया जाए। आज जब 7 साल इसको पूरे हुए हैं, इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरा कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को 1 दिनों के लिए रोक दिया गया है। बिना परमिशन के कोई भी धरना प्रदर्शन या रैली की इजाजत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष जो है जम्मू कश्मीर का, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सब आज ब्लैक डे मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्या हालात हैं वहां के, आज क्या कुछ हो रहा है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। हमें जो अपना हक है वो आप दीजिए। और आपको भी पता होना चाहिए, कई बार होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हम अपना हक जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे। लेकिन आज 8 साल हो गए, अभी तक हमें अपना हक नहीं मिला। तो आपने देखा, सबसे पहले जो प्रदर्शन की तस्वीरें थी, वीडियो था, वो कांग्रेस पार्टी का था, उसके बाद फिर पीडीपी का था, और सबसे आखिरी में आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उत्साह मनाते हुए देखा, उनको सेलिब्रेट करते हुए देखा। वो इस चीज से खुश हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीधे जम्मू कश्मीर। वहां से हमारे साथ इजहार जी जुड़ चुके हैं, जो वन इंडिया के हमारे सहयोगी हैं, इस वक्त लाल चौक पर मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि वहां के अभी हालात कैसे हैं। इजहार जी, वीडियो में साफ तौर पर हम सुन पा रहे थे, धारा 370 वापस करो, हमारा पुराना दर्जा हमें वापस दो। अभी आज विपक्ष की क्या रणनीति आपको दिखाई पड़ रही है, वहां पर माहौल कैसा है? देखिए वैभव, आज सुबह से ही कोशिश की थी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने कोशिश की थी कि वो सड़क पे आकर धरना दे या प्रोटेस्ट करे, जो बिल्कुल विफल कर दिया पुलिस ने। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये श्रीनगर का लाल चौक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये घंटाघर है। यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। पहले क्या हुआ करता था वैभव, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं, जब भी कभी देश के राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो कश्मीर आते थे, तो बिल्कुल हड़ताल की कॉल्स दी जाती थी। लेकिन आज ये 7 साल हुए धारा 370 को हटाए हुए, लेकिन अब देखिए सामान्य जीवन है। किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, ना लोगों को, ना जनता को, ना यहाँ पर जो ये ट्रेडर्स कम्युनिटी है। लाल चौक जो है जहां मैं खड़ा हूँ, ये एक कमर्शियल हब माना जाता है। और कोशिश आज जो पीडीपी द्वारा थी, कि पीडीपी ने हालांकि कल ही कोशिश की थी, कल शाम को जो पीडीपी की अध्यक्ष है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कल ही प्रदर्शन किया था ऑफिस के बाहर। और वो चाहती थी कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ लाल चौक के इस घंटाघर पे आए, लेकिन पुलिस ने उनका इरादा विफल बना दिया। तो आज भी जो विपक्ष, ये जो रूलिंग पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टीज ने आज प्रोटेस्ट किया। जो इनके ऑफिसेस है, ऑफिसेस के अंदर ही, पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर ही प्रोटेस्ट किया। लेकिन इनका प्रोटेस्ट बिल्कुल ये नाकारा बना दिया, क्योंकि पुलिस की काफी प्रेजेंस थी। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। इजहार जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो बड़े दल हैं जम्मू कश्मीर में, पीडीपी का नाम ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीपी ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और वही ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में भी आपको ऐसी मांगे ज्यादा दिख रही हैं? देखिए बिल्कुल, आपने वैभव सही बात बोली। पीडीपी के बारे में किसी वक्त में कहा जाता था कि एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पार्टी है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेपरेटिज्म के साथ मिलती है। एक कारण जो पीडीपी इस आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए बड़ा ये प्रयास करिए, बड़े प्रदर्शन करिए, एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस में उनकी जो वोटर्स ने हालत कर दी, तो कहीं ना कहीं पीडीपी कोशिश कर रही है अपनी पार्टी को रिवाइव करने की। और
पीडीपी के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता है कि वो आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन की मांग करे। कहीं ना कहीं पीडीपी चाहती है लोगों की सिंपैथी मिले, लोगों का सहयोग मिले, या लोगों के दिलों में वो अपनी एक जगह बनाने चाहते हैं। क्योंकि 2000 जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लोगों ने बिल्कुल पीडीपी को नकारा। पीडीपी के कुछ ही मेंबर्स थे जो विधानसभा के लिए चुने गए। तो इस पीडीपी को एज अ पार्टी बहुत बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं पीडीपी अपनी जो उनकी इमेज है, इमेज बिल्ड करने के लिए ये आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन का एक बहाना बना रही है, एक मुद्दा बना रही है, और उसी मुद्दे को लेकर लोगों की सहानुभूति चाहती है। लेकिन अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा जो स्पष्ट तौर पर है वो है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन, जिसके लिए आपने देखो पिछले महीने उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री, उनके साथ साथ उनके विधायक भी नई दिल्ली गए, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और स्टेटहुड की मांग की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं धारा 370 को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक टो डाउन किया है, एक उनका बॉयल डाउन हुआ है वो रेटोरिक, जिसे कहे कि वो मतलब 370 की मांग विपक्ष करे। वहां पर एकजुट नहीं दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और पीडीपी का कहना है कि धारा 370 ही वापस होनी चाहिए। इजहार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सुबह सुबह पूरे लाल चौक के इलाके को वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई आज के दिन को लेकर। एक तरफ पीडीपी के लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने दफ्तर में ही जो कुछ करना है कीजिए। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं को जश्न मनाने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां क्यों नहीं लागू है? देखिए वैभव जी, कल शाम को ही पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी प्रदर्शन अलाउ नहीं किया जाएगा जिसकी अनुमति न हो। क्योंकि पीडीपी ने या विपक्षी पार्टी, किसी भी विपक्षी पार्टी ने परमिशन नहीं ली थी, जो एक रिक्विजिट है, जो जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से परमिशन ले किसी जगह धरना देने की, प्रोटेस्ट करने की, वो किसी भी विपक्षी पार्टी ने नहीं ली थी। और इसके अगर इस तरह से पुलिस का पीडीपी के या कांग्रेस या एनसीए वर्कर्स को प्रदर्शन करने से रोकना जायज बात है, क्योंकि परमिशन नहीं था। लेकिन तो इसके बावजूद भी कांग्रेस के वर्कर्स ने, कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के ऑफिस के अंदर ही प्रोटेस्ट किया, जो उनका जहां ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वैसे ही एनसी ने भी किया और पीडीपी। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भी इस एडवाइजरी का उल्लंघन किया करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कहीं भी किसी भी सियासी तंजीम ने, किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था कि वो कहीं भी प्रोटेस्ट करे। और ये तो पुलिस ने बिल्कुल कहा कि ये इलीगल प्रोटेस्ट होता जो बिना परमिशन के कहीं भी हो जाता, श्रीनगर या श्रीनगर से बाहर। पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए पुलिस ने ये एडवाइजरी इशू की थी कि जो भी प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि इजाजत नहीं मांगी थी किसी भी दल ने, किसी भी नेता ने प्रोटेस्ट। अगर वो इजाजत मांगते तो क्या उन्हें मिल पाती? क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि जैसी स्थिति है इजाजत मांगने पर भी मिलना। देखिए वैभव, परमिशन का मिलना ये तो दूसरी बात है, लेकिन जब यहाँ की प्रशासन देखती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उनके डोमेन में आता है। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटेस्ट को इजाजत देना, उसके बाद आपने देखा होगा 10-12 दिनों पहले 2 आतंकी हमले हुए। एक तो अनंतनाग के लाल चौक में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, और उसके कुछ ही दिनों बाद कुलगाम में छत्तीसगढ़ के उन 2 मजदूरों को गोली से मार दिया था आतंकवादियों ने, जो ईंटों के भट्टे पर काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हर कोई चीज को नाप तोल कर एक फैसला लेती है कि रैली को परमिशन दिया जाएगा, प्रोटेस्ट को परमिशन दिया जाएगा। लेकिन शायद दे भी सकते थे या ना भी दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन के पास किसी भी राजनीतिक दल ने अप्रोच नहीं किया परमिशन के लिए, तो जायज बात है पुलिस के पास एक जवाब रहता है कि ये क्योंकि ये गैर कानूनी एक प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस के पास ये जवाब रहता है कि वो एडवाइजरी उन्होंने कल जो इशू की थी कि किसी भी प्रदर्शन को, इलीगल प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जाएगी, और वैसा ही बिल्कुल आज हुआ।
बिल्कुल, पीडीपी की हम बात कर रहे थे। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी जो इल्तिजा हैं, दोनों ही प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिख रही हैं। उमर अब्दुल्ला अभी कहां पर हैं? क्या उन्होंने आज के दिन को लेकर कुछ कहा है? सड़क पर दिखे हैं कभी या अपने पार्टी दफ्तर में? देखिए वैभव, ये तो पता ही था कि किसी भी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया है प्रशासन को या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को परमिशन के लिए। तो जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो आज सवेरे, सुबह सवेरे ही पुंछ के लिए चले गए, क्योंकि पुंछ में पिछले दिनों जो फ्लैश फ्लड्स हुए, क्लाउड बर्स्ट हुए, वहां काफी तबाही मच गई। और उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आज सुबह सवेरे पुंछ की ओर गए। वहां पर वहां पर उन लोगों से मिलेंगे जो जिनके घर को नुकसान हुआ है इस बाढ़ की वजह से, इस बादल फटने की वजह से। तो उमर अब्दुल्ला तो सवेरे ही निकल गए थे श्रीनगर से, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है नवाई सुबह, वहां पर कुछ एमएलए और कुछ पार्टी लीडर्स, जिनमें एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यत्तू भी है, उन्होंने प्रदर्शन किया उसी कंपाउंड में जहां उनका पार्टी हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल। अभी विपक्ष में देखा जाए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको इन दोनों दलों के बीच में तालमेल कैसा दिखता है? क्या आपस में बातचीत होती है थोड़ी बहुत भी, या अलग अलग अभी भी राहें हैं? और कुछ खबरें बीच बीच में आती रहती हैं कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस सरकार का हिस्सा भी नहीं है, तो आपको विपक्ष थोड़ा बटा हुआ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल वैभव, आपने सही बात की। विपक्ष के बारे में आज जब जब भी उमर अब्दुल्ला ने एक मैंडेट लिया, उन्होंने मेजोरिटी से उन्होंने ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में बरकरी हासिल की, तो कांग्रेस ने समर्थन किया। हालांकि शायद कांग्रेस की ये रुचि रही होगी कि जो मंत्रिमंडल हो जो उमर अब्दुल्ला कायम करेगा, तो उसमें कांग्रेस के एक या दो मंत्री पे भी एडजस्ट किया जाए, उनके जो एमएलए को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब अटकलें पहले ये लगाए जा रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं तारिक हमीद करा, उन पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उमर अब्दुल्ला की सरकार में लिया जाए, लेकिन वो बात कहीं बनी नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के पास इनफ काफी एमएलए थे, और उनके पास संपूर्ण बहुमत था एक सरकार बनाने का। और इसी के कारण उन्होंने कांग्रेस की ये डिमांड पूरी नहीं की। तो इसी के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं खलीज बड़ी दूरी बढ़ रही थी, और ये दूरी हमें कई बार देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस और एनसी जब भी एक मुद्दा होता है, वो अलग अलग दिशाओं में उनके लीडर्स होते हैं। और जैसा आज भी हमने देखा कि आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन को लेकर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया, आज कांग्रेस वहां स्टेटहुड के लिए डिमांड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस के दोनों पार्टनर्स कहीं बटे हुए हैं, इनमें वो तालमेल हमें जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। टीआरएफ की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। आतंकी संगठन जो है, हमने देखा भी छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या हुई थी, उससे पहले अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल की भी हत्या की गई थी, उसकी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। आपके हिसाब से अभी जम्मू कश्मीर में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाओं का होना, लगातार होना? देखिए वैभव, आपको याद होगा जब ये अनंतनाग के लालचौक में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आशिफ हुसैन नाम के एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई, उसके फौरन बाद पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन कर दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 3 से 4 हजार के बीच आतंकवादियों के समर्थक, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन जिन पे पुलिस को, सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसियों को शक था, उन्हें डिटेन कर लिया गया कोचिंग के लिए। और ये जो क्रैकडाउन था, जो ओवरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ था, ये इंटेंसिफाई हुआ, इसमें ज्यादा तेजी परसों आई जब उन छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या की आतंकवादियों ने किलम एरिया में, कुलगाम में। तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर में हमें दिखाई दे रहा है कि साउथ कश्मीर में 2 आतंकी हमले जो है, एक के बाद दूसरा, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का फोकस साउथ कश्मीर रहा है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि हमारे जो सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि दक्षिणी कश्मीर में महज एक लोकल आतंकवादी है, मोहम्मद लतीफ भट्ट, जिसके बारे में बताया जाता है वो इन दोनों हत्याकांडों के पीछे है, और उसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल जुड़े हुए हैं।
लेकिन वही दूसरी ओर लोकल लोकल रिक्रूटमेंट में है, जो हमें सूत्र बताया, वो बिल्कुल कम है। और इसी मोहम्मद लतीफ को सुरक्षा बल हर जगह ढूंढ रहे। मोहम्मद लतीफ बट के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पिछला एनकाउंटर जो अनंतनाग जिले में हुआ था, जिसमें उसका सहयोगी जाकिर गनाई मारा गया था, उसी एनकाउंटर में वो आतंकवादी बचकर निकलने में कामयाब हो गया, और उसने एक के बाद दो आतंकी घटनाएं अंजाम दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, और दो जो दो ये छत्तीसगढ़ के वर्कर्स थे, उनकी भी जान चली गई। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं, 2020 से लगातार वो उपराज्यपाल बने हुए हैं, उनके कामकाज को लेकर, उन्हें लेकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों में क्या धारणा है? देखिए वैभव, अगर हम जम्मू कश्मीर में 2019 की बात करें तो विकास डेवलपमेंट में कोई जवाब नहीं है। कई ऐसे प्रोजेक्ट जो सालों दिहाइयों से बंद पड़े हुए थे, उन पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने काम किया। आप देख लीजिए यहाँ पर जो वंदे भारत का सपना जो जो कभी कश्मीरियों ने सोचा भी नहीं था, वो भी पूरा हो गया। बड़े बड़े ब्रिजेस, फ्लाईओवर, तरक्की और तामीर के काम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हर कोई आम नागरिक कश्मीर का प्रशंसा कर रहा है। और जिस स्केल पर इसमें इन 6-7 सालों में प्रोग्रेस हुआ है, आप बुलवार्ड रोड जाइए, डल लेक के किनारे खूबसूरत पार्क्स बनाई गई है, या राज पार्क में खूबसूरत पार्क्स, वाटर फ्रंट पार्क्स बनाई गई है, और बहुत ही निर्माण का काम हुआ है। सड़कें, बिजली में इंप्रूवमेंट आई है, सड़कों में, वाटर सप्लाई में इंप्रूवमेंट आई है। ओवरऑल अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बदलाव आया है। एक जो सही मानों में जो भारतीय जनता पार्टी है, एक नया कश्मीर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इजाज जी, बहुत शुक्रिया आपका। वन इंडिया के साथ आप जुड़े। आपने बताया कि धारा 370 के हटने के 7 साल पूरे होने पर इस वक्त कश्मीर के हालात कैसे हैं, कैसी वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिख रही है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो मांग कर रही है कि धारा 370 की वापसी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब्दुल्ला परिवार की, उसकी भी मांग है कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पुलिस उनके हाथों में ही होनी चाहिए, और बाकी तमाम वो जो ताकतें हैं जो इस वक्त उपराज्यपाल के पास है, वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने अपने दर्शकों को आपको बता दी है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, देश की और देश दुनिया से जुड़ी हुई, वो सब आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.